हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकेंड में हम पढ़ रहे थे फिनॉल के बारे में। हम फिनॉल में पढ़ चुके थे, इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं स्टार्ट कर चुके हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में हम पढ़ चुके थे वो अभिक्रियाएं जिनमें ये वाला OH बंध विखंडन होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध विखंडन होता है। दूसरा हम पढ़ चुके थे वे अभिक्रियाएं जिनमें CO बंध विखंडन होता है। नेक्स्ट अभिक्रियाएं हैं वो अभिक्रियाएं हैं बेंजीन समूह की अभिक्रियाएं। अब हम पढ़ेंगे बेंजीन समूह की अभिक्रियाएं। ठीक है, बेंजीन समूह की अभिक्रियाएं। अब एक बात सुनो, देखो हमने फिनॉल पढ़ा था, ये है फिनॉल। अब इस पे H प्लस जाने के बाद क्या बनता है O माइनस। ये जो फिनॉक्साइड आयन है, ये जो फिनॉक्साइड आयन होता है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, नाभिक स्नेही की तरह। नाभिक स्नेही क्यों? क्योंकि ये बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या कर देता है, बढ़ाता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाता है तो इसके अनुनादी संरचनाओं में हम देख चुके थे कि इनमें ऑर्थो तथा पैरा, H प्लस मत दो, लो ऑक्सीजन के साथ H भी रखोगे तो भी ये देखो प्लस M प्रभाव होता है OH का। इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ये ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देता है। क्या बोला है हमने? OH का प्लस M प्रभाव होता है और ये प्लस M प्रभाव ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों पर, देखो इसके अनुनादी संरचनाओं को देख के पता चल जाएगा। ये है इसकी अनुनादी संरचनाएं और देखो इनकी अनुनादी संरचनाओं से देखकर साफ स्पष्ट हो रहा है कि ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है मतलब इन पर क्या आता है, माइनस चार्ज आता है। इस कारण ऑर्थो पैरा निर्देशी होता है। फिनॉल में OH समूह है जो कि प्लस M प्रभाव दर्शाता है। इसके प्लस M प्रभाव के कारण ये क्या करता है, ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व ये बढ़ा रहा है ऑर्थो तथा पैरा पे, और इसी कारण ये जो फिनॉल होता है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देता है। क्यों देता है? क्योंकि देखो माइनस चार्ज बेंजीन रिंग में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो आक्रमणकारी कौन होगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा। ये खुद नाभिक स्नेही की तरह अगर कार्य कर रहा है तो इस पर आक्रमणकारी कौन होगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाले होंगे वो इस पे आक्रमण करेंगे। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन्स हैं इस पे तो इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाले आएंगे यहाँ पर। तो ये कौन से प्रकार की अभिक्रियाएं देता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। कौन सी अभिक्रियाएं देता है ये? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। ठीक है, क्यों देता है? क्योंकि OH ऑर्थो पैरा निर्देशी डायरेक्टिंग होता है और ये बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। इसी कारण ये एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। आगे बात समझने, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देता है, ऑर्थो पैरा निर्देशी होता है और एक्टिवेटिंग समूह होता है OH, एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है OH। अब अगर बात करें इनकी अभिक्रियाओं की तो सबसे पहली अभिक्रिया है हैलोजिनीकरण, हैलोजिनेशन।
सबसे पहली अभिक्रिया है हैलोजनीकरण अभिक्रिया। हैलोजनीकरण अभिक्रिया में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रोमीनीकरण। ब्रोमीनीकरण में हैलोजनीकरण अभिक्रिया, अगली बात समझ में, हमने क्या बोला है, बेंजीन वलय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ये, इस कारण इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती है, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती है, इसी कारण OH कौन सा है, एक्टिवेटिंग समूह है। हम ये सब फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। एक्टिवेटिंग, व्हाट इज एक्टिवेटिंग ग्रुप, व्हाट इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, व्हाट इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एंड व्हाट इज मेटा डायरेक्टिंग। अब हम इनके बारे में, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो तुम्हें बता दिया क्यों है ये एक्टिवेटिंग, क्योंकि बेंजीन बल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, इसलिए एक्टिवेटिंग कहलाता है। और ऑर्थोपैरा निर्देशी क्यों है, क्योंकि ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों पर इसके माइनस चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन इसने यहीं पर आक्रमण करेगा, इसलिए ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है। अब सबसे पहली अभिक्रिया है हैलोजनीकरण अभिक्रिया। हैलोजनीकरण अभिक्रिया में सबसे पहले हम पाठ कर रहे हैं ट्राइब्रोमोफिनॉल प्राप्त होता है। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। अगर मान लो, ये बात करी हमने इसकी फिनॉल की, अगर फिनॉल की ऑर्थो स्थिति पर पहले से ही कोई समूह मौजूद है, ये है ऑर्थोक्रिसॉल। अगर फिनॉल की ऑर्थो स्थिति पर पहले से ही कोई प्रतिस्थापी मौजूद है, तो ब्रोमीनीकरण कहाँ होगा, ब्रोमीनीकरण होगा इसकी रिमेनिंग ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। 2 मोल अभिक्रिया करेंगे। अब OH के साथ Br कहाँ जुड़ेंगे, ये जो ये खाली है जहां पर ये जुड़ गए, अगर मान लो हमें मोनोब्रोमो उत्पाद चाहिए, हमें क्या चाहिए, मोनोब्रोमो उत्पाद। तो मोनोब्रोमो उत्पाद प्राप्त करने के लिए हम फिनॉल की अभिक्रिया, हम फिनॉल के साथ क्या मिला देंगे, अध्रुवीय विलायक। अध्रुवीय विलायक जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, इस प्रकार के अगर हम विलायक मिलाते हैं तो वो मोनोब्रोमो उत्पाद बनाते हैं। जैसे ऑर्थो और पैरा बनेंगे, मोनोब्रोमो कौन से बनेंगे, ऑर्थो और पैरा उत्पाद बनते हैं। देखो ऑर्थो और पैरा उत्पाद में पैरा उत्पाद बनने की संभावना ज्यादा होती है, उसका कारण है ये दोनों रिपल्शन होता है इनमें आपस में ऑर्थो वाली पोजीशन पे, और पैरा में कम होता है, इसलिए पैरा वाला उत्पाद अधिक मात्रा में बनता है, जहां भी हम देखते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा है हैलोजनीकरण। नेक्स्ट पढ़ेंगे नाइट्रीकरण। अब हम बात करेंगे नाइट्रीकरण की। नाइट्रीकरण से फिनॉल पिक्रिक अम्ल बनाता है। मैंने अभी जो पॉइंट बोला था ऊपर वो याद रखना। क्या बोला है मैंने, जो मोनोब्रोमो उत्पाद है उसमें ऑर्थो तथा पैरा उत्पाद बनते हैं, लेकिन पैरा उत्पाद अधिक मात्रा में बनते हैं जनरली। उसका कारण है पैरा में रिपल्शन कम होता है, ऑर्थो जो उत्पाद होते हैं उनमें रिपल्सन होता है, इसी कारण स्टेरिक हिंड्रेंस में बाधा होती है, इसी कारण ये उत्पाद अधिक मात्रा में बनता है। अब हम बात कर रहे हैं नाइट्रीकरण की। तो फिनॉल शांत HNO3 के साथ अभिक्रिया करके पिक्रिक अम्ल बनाता है।
क्या बनाता है? पिक्रिक एसिड बनाता है। ठीक है, सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया कराने पर ये पिक्रिक अम्ल बनाता है। तुम इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी से नोट्स तैयार कर सकते हो। अगर बात करें तनु HNO3 की, तो तनु HNO3 के साथ ये एकल नाइट्रीकृत उत्पाद बनाता है। क्या बनाता है? एकल नाइट्रीकृत उत्पाद बनाता है। बात करें इसकी अभिक्रिया किससे करें? डाइल्यूट HNO3 के साथ। डाइल्यूट HNO3 के साथ अभिक्रिया करके ये ऑर्थो तथा पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाता है। तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके ये ऑर्थो तथा पैरा उत्पाद बनाता है। नेक्स्ट अभिक्रिया है नाइट्रोसेन। नेक्स्ट अभिक्रिया है नाइट्रोसेशन, नाइट्रोसीकरण, नाइट्रोसेशन या नाइट्रोसीकरण। इसमें एनो समूह जुड़ता है, नाइट्रोसो समूह जुड़ता है। अभी हमने दो अभिक्रियाएं पढ़ी हैं, कौन कौन सी? हेलोजनीकरण और नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण इंपॉर्टेंट है क्योंकि तनु HNO3 के संग अलग उत्पाद बन रहे हैं, जबकि सांद्र HNO3 के साथ अलग उत्पाद बनता है। नेक्स्ट तीसरी अभिक्रिया है नाइट्रोसेशन, नाइट्रोसीकरण। नाइट्रोसीकरण अभिक्रिया में फिनॉल HNO2 के साथ नाइट्रोसोनियम आक्रमण करेगा। HNO2 किससे बनता है? NaNO2 प्लस सांद्र H2SO4 के साथ। नाइट्रोसेशन में फिनॉल HNO2 के साथ अभिक्रिया करके इसमें नाइट्रोसोनियम आयन जुड़ता है। ये कैसे बनता है? NaNO2 प्लस कंसंट्रेट H2SO4। इसके संग क्या बनता है? HNO2, और इसका संग इलेक्ट्रॉन इसमें ही कौन सा जुड़ता है? इसमें NO, नाइट्रोसोनियम। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल, हम फर्स्ट ईयर में सब अभिक्रिया पढ़ चुके हैं। इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है? इलेक्ट्रोफाइल है नाइट्रोसोनियम। इसको अलग से इसलिए बता रहे हैं, थोड़ा अलग नाम लगता है, NO प्लस। इसमें इलेक्ट्रॉन इसमें ही कौन है? NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन, और ये नाइट्रोसोनियम आयन। ये हमने बात करी है नाइट्रोसीकरण। अब हम नेक्स्ट इसकी स्पेशल अभिक्रियाओं के बारे में, अरे सल्फोनीकरण देखेंगे। नेक्स्ट है सल्फोनीकरण। नेक्स्ट है सल्फोनेशन। जुड़ेगा SO3H। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में ये अभिक्रियाएं मुख्यतः इनके ताप पर निर्भर करती हैं। किस पर निर्भर करती हैं? ताप पर। ये है फिनॉल। अगर फिनॉल की अभिक्रिया H2SO4 के साथ 20 डिग्री टेम्परेचर पे कराई जाती है तो मोनो उत्पाद प्राप्त होता है। इसका नाम है ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक अम्ल।
ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक अम्ल, क्या नाम है इसका? ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड 20 डिग्री टेम्परेचर पर ये ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक अम्ल बनाता है, जबकि तुम इसको 20 डिग्री रूम टेम्परेचर भी बोल सकते हो, ठीक है। अब ये बात कहना मैडम विंटर्स में तो रूम टेम्परेचर कम होता है, बिल्कुल मिनिमम टेम्परेचर है 20 डिग्री, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। अगर सर्दियों में अभिक्रियाएं करानी है तो उसको गर्म करना पड़ेगा। अगर इसकी अभिक्रिया 100 डिग्री टेम्परेचर पे कराई जाती है तो पैरा उत्पाद बनता है। इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये, याद रखना। पैराफिनॉल सल्फोनिक अम्ल क्या बनता है? पैराफिनॉल सल्फोनिक अम्ल। पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड बनता है। नेक्स्ट है फ्रिडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण और एसिटिलीकरण। नेक्स्ट है अभिक्रिया है फ्रिडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण और एसिडीकरण। तो पहले एल्काइलेशन पढ़ लेते हैं। फ्रिडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण। एल्किलीकरण मतलब अगर फिनॉल की अभिक्रिया लुईस अम्लों के एल्किल हैलाइड के साथ लुईस अम्लों की उपस्थिति में कराई जाती है या लुईस अम्लों के साथ कराई जाती है तो ऑर्थो तथा पैरा समावेवी प्राप्त होते हैं। ऑर्थो तथा पैरा एल्किल फिनॉल प्राप्त होते हैं। ऑर्थोक्रिसोल अगर RCH3 है तो ऐसे ही सेम इसकी अभिक्रिया अगर एसिल हैलाइड के साथ कराई जाती है तो फिनोलिक कीटोन प्राप्त होते हैं। फिनॉल्स की अभिक्रिया ये तो हमने कराई RCl और AlCl3 के साथ। अगर इसकी अभिक्रिया, तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक साथ लिखते हो ना, प्लस RCl, ठीक है, एंड AlCl3 की उपस्थिति में अगर इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराई जाए? RCOCl, तो ये कौन सी होगी? एसिटिलीकरण, एल्काइलेशन एंड एसिटाइलाइजेशन। तुम इसको एक साथ लिख देना, ये एसिटिलीकरण है। और वही सेम लुईस अम्लों की उपस्थिति में कराई जाए तो ऑर्थो तथा पैरा फिनोलिक कीटोनों का मिश्रण प्राप्त होता है। ऑर्थो तथा पैरा फिनोलिक कीटोनों का मिश्रण प्राप्त होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन कार्बोक्सिलीकरण। कार्बोक्सिलीकरण मतलब फिनॉल में कार्बोक्सिलिक समूह का जुड़ना, जिसको बोलते हैं कोल्बे अभिक्रिया। इसमें पढ़ेंगे कोल्बे अभिक्रिया या कोल्बे श्मिट अभिक्रिया। कोल्बे अभिक्रिया में फिनॉक्साइड्स आयन को अगर CO2 के साथ प्रवाहित करने पर, उच्च ताप पर CO2 के साथ प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होते हैं? सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होंगे। वो सोडियम सैलिसिलेट जल अपघटन पर सैलिसिलिक अम्ल बनाते हैं। क्या बात कर रहे हैं अपन? कार्बोक्सिलीकरण का
नेक्स्ट अभिक्रिया है कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, कार्बोक्सिलेशन क्या होता है? कार्बोक्सिलेशन मतलब COOH समूह का जुड़ना क्या कहलाता है? कार्बोक्सिलेशन। इसमें हम पढ़ेंगे कोलवे। इसमें पहले हम पढ़ेंगे कोलवे अभिक्रिया और कोलवे श्मिट अभिक्रिया, कोलवे श्मिट रिएक्शन। नेम रिएक्शन है, याद रखना। इसमें क्या होता है, अगर फिनॉक्साइड आयन सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया, सोडियम फिनॉक्साइड को उच्च ताप तथा दाब पर CO2 के साथ प्रवाहित किया जाता है तो सोडियम सैलिसिलेट बनता है। ये सोडियम सैलिसिलेट आगे जल अपघटन होने पर, हाइड्रोलिसिस करने पर सैलिसिलिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है ये? इसका नाम है सोडियम सैलिसिलेट। इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। इसको बोलते हैं कोलवे अभिक्रिया, कोलवे श्मिट अभिक्रिया। उच्च ताप बोल रहे हैं तो एक यहाँ पर ताप जरूर लिख लेना। उच्च ताप दाब पर अभिक्रिया करने पर, अगर बात करें इससे भी अधिक उच्च ताप लें तो ये सोडियम सैलिसिलेट आगे पैरा समावेवी में प्रतिस्थापित हो जाता है और पैरा समावेवी बनाता है। क्या बोल रहे हैं, अगर उच्च ताप लिया जाए, 240 डिग्री सेंटीग्रेड ताप लिया जाए, तो ये सोडियम सैलिसिलेट पैरा समावेवी में प्रतिस्थापित हो जाता है। मैं जो बोल रही हूँ उसको तुम नोट डाउन कर सकते हो। पैरा समावेवी में प्रतिस्थापित या समावेवी में चेंज हो जाता है, जो आगे जल अपघटन पर पैरा समावेवी बनाता है। टेम्परेचर का ध्यान रखना, एग्जाम में टेम्परेचर कितना दिया है? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। ठीक है, देखो अगर इसकी हम बात करें अभिक्रिया की क्रियाविधि की, हम बात करें इस वाली अभिक्रिया की, ऑर्थो की क्रियाविधि की, कार्बोक्सिलीकरण में हम क्या बोल रहे हैं? कार्बोक्सिलीकरण की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो जरा देख लो, हम इसमें क्या ले रहे हैं? सोडियम फिनॉक्साइड
O माइनस, अभी Na+ नहीं लगा रहे, सोडियम फिनॉक्साइड नहीं ले रहे, एक ही बात है। ये है कार्बन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव किससे जुड़ेगा, इस नेगेटिव से। ये बन गया CO माइनस, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, ऐसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं ऑर्थो पर, ठीक है। ऑर्थो पे क्या आ जाता है, ऑर्थो पे क्या आ जाता है, माइनस चार्ज, और ये बॉन्ड टूटता है प्लस और माइनस में, तो इस पे आएगा प्लस और इस पे आएगा माइनस, माइनस ने तो इलेक्ट्रॉन इधर दे दिए, लेकिन ये प्लस कहाँ जुड़ जाता है, अब यहाँ पर, इसने क्या बना लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ये बेंजीन वाले का अष्टक डिस्टर्ब हो गया, सॉरी 6 जो इसका एरोमेटिकरण है वो डिस्टर्ब हो गया, तो यहाँ से H+ की फॉर्म में निकलेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन कार्बन बंध को देके जाएगा, और ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफर, और ये जो H+ की फॉर्म में जाएगा ये वापस से इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। ये बन गया OH और ये CO माइनस, अब यहाँ से H+ जल अपघटन होगा, और यहाँ से क्या बन जाएगा, ये सैलिसिलिक अम्ल। देखो वापस सुन लो, CO2 कार्बन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कार्बन पे पॉजिटिव ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और ये ऑक्सीजन का जो कार्बन का पॉजिटिव है उस ऑक्सीजन के नेगेटिव से जुड़ जाएगा, ये जोड़ दिया हमने। अब क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होगा। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, जो कार्बन ऑक्सीजन का बंध है ये टूट जाएगा, तो कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ये ऑक्सीजन का नेगेटिव इस पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस बंध पे, और यहाँ से डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ऑर्थो पोजिशन पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, इस माइनस पे ये जो बंध टूटा था कार्बन वाला, ये कार्बन पॉजिटिव की फॉर्म में यहाँ जुड़ जाता है, ये जुड़ गया। अब इससे एरोमेटिक करंट खत्म हो गया है, देख लो इसका एक बंध टूट गया, इसलिए यहाँ से तुरंत H+ की फॉर्म में निकलेगा, और ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ऑक्सीजन पे आएगा माइनस, और ये H+ की फॉर्म में जो निकला है उस पर जुड़ जाएगा। यहाँ पे हम हाइड्रोलिसिस करते हैं और हमें क्या प्राप्त होता है, सैलिसिलिक अम्ल। ये हमने बात करी है कार्बोक्सिलीकरण की। अब नेक्स्ट अभिक्रियाएं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये अभिक्रियाएं हैं, इन्हें तुम लेक्चर बाय लेक्चर डेली पढ़ो, और जिस दिन नहीं पढ़ा रहे हैं उस दिन भी तुम इनका रिवीजन करो। सेकंड ईयर में सारा चैप्टर, जो जितने भी चैप्टर उन सब में अभिक्रियाएं हैं, इसलिए तुम्हें रिवीजन करना पड़ेगा अगेन एंड अगेन।